आज का जो विषय है वो है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और डेमोक्रेसी। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और गणतंत्र। तो इसमें बाबा श्री श्री आनंदमूर्ति जी जो मैसेज दिए हैं, जो हम लोग को बताना चाहते हैं, उसमें ये है कि जो जड़वाद है, वस्तुवाद है, भौतिकवाद है, ये उसके बाद आता है गणतंत्र। आज समाज के जितने भी समाज व्यवस्थाएं इतिहास में आई हैं, उसमें गणतंत्र को सर्वोच्च माना जाता है। और हमारे वर्तमान समाज के नेता लोग लोकतंत्र गणतंत्र तो लगता है कि उनके जुबान पे एकदम कभी भी लोकतंत्र गणतंत्र हम लोग करते हैं और यही सब कुछ है, इससे अलावा और कुछ इस धरती पे है ही नहीं। लेकिन बाबा भी इस चीज़ को स्वीकार किए हैं कि लोकतंत्र और जो गणतंत्र है ये अब तक के जितने सिस्टम आए हैं सबसे अच्छे हैं। लेकिन क्या ये गणतंत्र हमारे जो समाज है, जो मानव समाज है, मानव जाति है, इसके हितों की रक्षा कर पाई है? ठीक उसी प्रकार जो वस्तुवाद है, यहाँ पर विशेषकर वस्तुवाद का मतलब ही होता है कार्ल मार्क्सवादी विचारधारा, कम्युनिस्टिक विचारधारा। इसको बोला जाता है द्वंद्वात्मक वस्तुवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसको द्वंद्वात्मक क्यों नाम दिया गया? प्रश्न आता है ना, इसमें द्वंद्व क्या है, इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस क्या है? क्यों ये जो मार्क्सवाद है, कम्युनिस्ट पार्टी, द्वंद्वात्मक क्यों बोला गया इसको? ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले इस बात को हम क्लियर कर लेते हैं कि इसको द्वंद्वात्मक क्यों कहा जाता है। इससे पहले, कार्ल मार्क्स के पहले, भाववाद नाम का एक दर्शन यूरोप में फैला हुआ था। भाववाद, आइडियलिज्म, जिसमें एरिस्टोटल, जिसको अरस्तु बोलते हैं, और हेगल का नाम भी सुने होंगे आप लोग। अरस्तु और हेगल ये दोनों भाववाद के मानने वाले थे। इन लोग का कहना है कि ये दुनिया जो है भाव से जन्म हुआ है। क्या चीज से? भाव, आइडिया से जन्म लिया है। ठीक है, और आइडिया में ही समाप्त हो जाएगा, ये भाववाद।
और भाववाद का और एक, इस भाववाद इसको नाम देने का और कई कारण है। इस दुनिया की एक परंपरा है, वास्तविक परंपरा। वो क्या है? वो जिस चीज को देखते हैं उसी को मानते हैं, आज जिसको नहीं देखते हैं उसको नहीं मानते हैं। ठीक है। और मान लीजिए अगर प्रश्न कर दिया भाई कि नहीं मान रहे हो, तो बहुत सारा ऐसी चीज है जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं लेकिन उसको हम मानते हैं। ठीक है। जैसे बहुत ऐसे सूक्ष्म तत्व है, कल ही हम लोग चर्चा किए थे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, क्वार्क, फिर उससे भी सूक्ष्म कण जो है जैसे न्यूट्रिनो, ये माइक्रोवाइटम, बहुत सारे ऐसे कण हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को भी जब उसको तोड़ा गया है तो देखा कि 200 से ज्यादा और सूक्ष्म कण उसमें निकले, लेकिन उसका कोई नामकरण ना कोई उसको देख पाया, लेकिन वो उस चीज को मान गए कि वहां पर 200 से ज्यादा कण है, सूक्ष्म कण है। लेकिन अब क्या है, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको वास्तववाद बोलेंगे, उसको भौतिकवाद बोलेंगे? तो उसको वैज्ञानिक हुए या बुद्धिजीवी हुए अपने कमजोरी को छुपाने के लिए एक दूसरा शब्द का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं, वो जो है एब्स्ट्रैक्ट है। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट है मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। माने जो चीज नहीं देख पाते उसको एब्स्ट्रैक्ट बोल के उसको टाल देते हैं। तो बाबा आनंद मूर्ति जी बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाम का कोई चीज नहीं है, वो सब अस्तित्व में है। आप अगर अपने इंद्रियों से उसको देख नहीं पाते हैं, अपने क्षमता से अगर नहीं देख पाते हैं, वो आपकी कमजोरी है। और अपने कमजोरी को छुपाने के लिए आप किसी वस्तु या सत्ता के अस्तित्व को नकार नहीं सकते आप। ठीक उसी प्रकार जो परमात्मा अस्तित्व है उसको भी एब्स्ट्रैक्ट ही बोल देते हैं, है ना। तो ये एब्स्ट्रैक्ट बात, इसी को भाववाद बोलते हैं। माने उनका जो वो कह रहे हैं वो ठोस कोई प्रमाण नहीं दे पाते हैं और वो कंक्लूजन नहीं दे पाते हैं, वो निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं कि यही एकदम दावे के साथ जो बोलना है कि ये है। जैसे भगवान बुद्ध को जब पूछा गया कि भाई ईश्वर है या नहीं है, वो जवाब ही नहीं दिए। तो कोई कारण रहा होगा, नहीं दिए होंगे। तो किसी ने मान लिया है या किसी ने मान लिया नहीं है। ठीक है। तो ये जो कुछ लोग मान लिया नहीं है तो वो नहीं वाला भावधारा में चले गए, और कुछ लोगों ने मान लिया कि है तो वो है वाले भावधारा में चले गए। लेकिन एक द्वंद्व तो पैदा हो गया, एक कॉन्ट्रडिक्शन तो पैदा हो गया। इस कॉन्ट्रडिक्शन के कारण क्या है, दो ग्रुप में बढ़ गया है। तो बाबा बोलते हैं कि मैं कॉन्क्रीट हूं, मैं क्लियर हूं और कंक्लूसिव हूं। अर्थात दर्शन ऐसा है जो मनुष्य को दिशा निर्देश देगा, उसमें किसी तरह का द्वंद्व या सस्पिशन या कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। आज तक के जितने भी दर्शन आए हैं सब में मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों है। क्या है? कुछ गुण है, कुछ अवगुण है। तो जो दर्शन हमें दिशा निर्देश देगा उसमें अवगुण है, तो वह हमें पूर्णता की ओर कैसे ले जा सकता है? ले जा सकता है। जो स्वयं अपूर्ण हो वो पूर्णता की ओर नहीं ले जा सकता है। तो इस तरह के जो दर्शन है,
जो मेरिट्स और डीमेरिट्स से भरा हुआ है, इसी को बोलते हैं द्वंदात्मक। क्या बोलते हैं? द्वंदात्मक या कॉन्ट्रडिक्शंस। और इसी को डायलेक्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स मतलब द्वंद है। जैसे कार्ल मार्क्स अपना दर्शन तो दे दिए हैं, क्या है? वस्तुवाद। वो बोलते हैं वस्तु से ही सब चीज की सृष्टि हुई है। वस्तुओं में जो क्लैश और कोहेशन होता है, संघर्ष होती है, उस संघर्ष के माध्यम से ही जीवन की उत्पत्ति होती है और उसी में मिलके एक हो जाता है। अर्थात इस वस्तु से बाहर में कुछ भी नहीं है, सब चीज जो है वस्तु से ही हुआ है। दो ग्रुप के क्लैश से ही समाज आगे बढ़ती है। अब वो दोनों ग्रुप क्या है? हैव और हैव नॉट, प्रोलेतारियत और बुर्जुआज। प्रोलेतारियत जिनको कुछ नहीं है, अब बुर्जुआज वो है जिनके पास बहुत कुछ है। ये दो ग्रुप बना दिए और बोलते हैं ये दोनों ग्रुप के जो संघर्ष के कारण ही समाज की अग्रगति होती, उनका है, उनका कहना अग्रगति होती है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जो फिर कोई ग्रुप ही नहीं रहेगा, कोई क्लास नहीं रहेगा, सब एक समान हो जाएगा, सब एक समान हो जाएगा। अब वही फाइनल है, उसके बाद और कुछ आगे कुछ होने वाला है नहीं। ये किनका कहना है? कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स के जो त्रुटि क्या है उसके दर्शन में? साइकोलॉजिकल त्रुटि यह है मार्क्सवाद में कि वो आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया है, ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया है और वस्तु को ही सब कुछ मान लिया है। तो फिर प्रश्न उठता है, यहां पर बाबा बताते हैं समथिंग कैनॉट कम आउट ऑफ नथिंग। जहां पर कुछ नहीं है वहां से कुछ जन्म कैसे ले सकता है? जैसे पान में चूना और कत्था मिलाते हैं, चूना के साथ कत्था मिलते ही वो लाल हो जाता है, लाल रंग आ जाता है। तो ये जो लाल रंग कहां से आया? चूना या कत्था में था तभी तो आया, ऐसे तो नहीं था अचानक वो आ गया एक्सीडेंटली, दुर्घटनावश, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब वहां था तभी वो आया। इसी तरह से अगर तुम जड़ वस्तु को जीवन का सब कुछ मानते हो तो जड़ की उत्पत्ति कहां से हुई? जड़ की उत्पत्ति कहां से हुई? तो बाबा स्पष्ट भाषा में यहां बता देते हैं कि जड़ की इस जो सृष्टि है, उत्पत्ति है, जो स्रोत है वो चेतना है। क्या है? चेतना से ही, परम चैतन्य घन सत्ता से ही पंच तत्व की सृष्टि हुई है। तो वो जो चेतना को अस्वीकारते हैं और इसके अस्वीकारने का नतीजा क्या हुआ? उनमें नैतिकता नाम का कोई चीज रह नहीं गया, उसमें प्रेम, स्नेह, सौहार्द, श्रद्धा, एक दूसरे के प्रति भावनात्मक जो संबंध है वो रह नहीं जाता है। यही इस वस्तुवाद का कॉन्ट्रडिक्शंस है, यही क्या है? द्वंद है, यही डायलेक्टिक्स है। तो इसलिए ये जो वस्तुवाद है, ये जो डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म है, जड़वाद है, ये फेलियर दर्शन रहा है। सिर्फ इतना ही हम अभी डायलेक्टिक्स के बारे में बता रहे हैं। अब इस विषय के बारे में इस माध्यम से बाबा बताना क्या चाह रहे हैं? बाबा इसमें तीन चीज बताते हैं। पहला, थेसिस क्या है? थेसिस
एंटीथेसिस और सिंथेसिस, वाद प्रतिवाद संवाद, वाद प्रतिवाद और संवाद। ये वाद क्या है? ये वाद है, समाज में मान लीजिए कोई एक आदमी आया और एक विचार लेके आया। क्या है? एक अच्छी विचार लेके आया, एक चिंताधारा लेके आया और कहने लगा कि देखो, मेरे इस विचार को अगर स्वीकार लोगे, समाज के सारे समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है? वो एक विचार है। अगर आदमी उसको स्वीकार लेते हैं, सब लोग स्वीकार लेते हैं, स्वीकारने के बाद अगर देखते हैं कि ये जिस तथ्य को हमने स्वीकारा है, जिस दर्शन को हमने स्वीकारा है, ये मानव जाति के सुख, मानव जाति के कल्याण, मानव जाति के हितार्थ विफल रहा। क्या है? विफल हो गया, फेलियर हो गया। मानव जाति के दुख, आशा आकांक्षाओं की पूर्ति वो नहीं कर पाए। तब क्या होता है? इसके विरुद्ध में लोगों में विरोध पैदा होता है। क्या होता है? विरोध पैदा होता है। क्या पैदा होता है? विरोध पैदा होता है। ये जो विरोध है, इसी को बोलते हैं एंटीथेसिस। क्या बोलते हैं? एंटीथेसिस। एक उदाहरण देते हैं। यूरोप में सबसे पहले रेनेसा आया। उसको क्या नवजागरण बोलते थे, पुनर्जागरण बोलते थे? पुनर्जागरण ना, हाँ, पुनर्जागरण बोलते थे। तो पुनर्जागरण किसके विरुद्ध में था? वो पुनर्जागरण था कि पोप के विरुद्ध में था। वो मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर जो समाज में शोषण व्याप्त चल रहा था, उसके विरोध में था। इसीलिए उसको बोलते हैं यूरोपियन कल्चरल रेवोल्यूशन, रेनेसा, एक पुनर्जागरण। कि सब ये पोप लोग क्या करते थे? पादरी लोग घर में बैठ बैठ के वो सर्टिफिकेट देते थे। किसको? राजाओं को, महाराजाओं को, कि कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा। मान स्वर्ग जाने का सर्टिफिकेट देते थे। ये जो समाज में भेद विभेद, हाँ, माने पादरी लोग का एकदम चांदी ही चांदी था। ठीक है? तो उसके विरुद्ध में खड़ा हो गया, शोषण के विरुद्ध में लोग एकरूप हो गए। तो रेनेसांस कहते हैं। और फिर ये कार्ल मार्क्स आए। कार्ल मार्क्स भी वो जो समाज में धर्म के नाम पर जो शोषण चल रहा था, उसके विरुद्ध में उन्होंने बोला, धुर, भगवान नाम का कोई चीज है ही नहीं। अगर रहता तो ये हर मौके पे ये पादरी पंडित ये सब इतना शोषण क्यों करता? भगवान नाम का जो एक भेक टर्म है, जिसको हथकंडा बना के लोग समाज को शोषण करता है। देखिए, भगवान तो है, लेकिन भगवान के नाम पर बुद्धिजीवी अगर अपना नोट कमाए, अपना जीविका उपार्जन करना शुरू कर दें, तो समाज को तो शोषण करेगा ना। उसके माने कार्ल मार्क्स के मन में एकदम रिएक्शन पैदा हो गया और समाज को अवलोकन किया, देखा ये फालतू चीज है, ये बेकार है, इसलिए ये भाववाद, ईश्वरवाद, ये फालतू चीज है, इसको छोड़ो, वास्तविक जगत में आओ। अब क्या है? ये समाज में राजा लोग बहुत मस्ती मार रहा है। नाइट मेयर जितने धनी धनी लोग हैं बहुत मस्ती मार रहा है।
तो बोला कि ये संपत्ति को जो एक व्यक्ति के, दो व्यक्ति के हाथों में रहता है, ये समस्या का कारण है। उसके विरुद्ध में कार्ल मार्क्स क्या किए? एंटी थेसिस क्रिएट कर दिए। एंटी थेसिस माने वो जो प्रचलित जो विचारधाराएं थे उसके विरुद्ध में एक नया भावधारा क्रिएट कर दिया। वो क्या है? आध्यात्मवाद, भाववाद, इसके विरुद्ध में एक नया भावधारा बना दिए जिसका नाम पड़ा डायलेक्ट्रिकल मैटेरियलिज्म। और उनका कहना था कास्टलेस सोसाइटी, सर्वहाराओं का समाज, कास्टलेस समाज, जहां कोई जाति भेद नहीं रहेगा, किसी तरह का जात पात की भावनाएं नहीं रहेगी। समाज लास्ट में एकदम एक हो जाएगा और समाज में स्थायी शांति आ जाएगी। यही कार्ल मार्क्स के धारणाएं थी। लेकिन कोई भी चीज आपने हमको गाली दिया और मैं आपको 10 गाली दिया, ठीक है, तो ये जो प्रतिक्रिया से जन्म लिया हुआ वो प्रतिक्रियात्मक भावनाएं कभी समाज के समाधान नहीं हो सकता है। उन्होंने पूंजीवादी मजहबी भावधाराओं के विरुद्ध में एंटीथेसिस क्रिएट किया और करते करते उन्होंने जीवन की जो वास्तविक सत्य है उस सत्य को ही अस्वीकार कर दिया। और जीवन का वास्तविकता क्या है भाई? मैं कौन हूं? ये दुनिया के साथ मेरा क्या संबंध है? ईश्वर कौन है? ईश्वर के साथ मेरा क्या संबंध है? क्या ईश्वर का अस्तित्व है? ये सारे प्रश्नों का ही एकदम अंत कर दिया। अर्थात आदमी की जो प्रगति ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए थी, वो ऊर्ध्वगामी जो प्रोग्रेसिव जो विचारधाराएं हैं, ऊपर चढ़ने वाली जो विचारधारा है, प्रगतिशील विचारधाराएं हैं, उसको उन्होंने स्टॉप कर दिया। समझे? तो इसका नतीजा क्या हुआ? इस कार्ल मार्क्स के विचारधारा के कारण, कल भी मैं बोला, 30 करोड़ लोगों को जान गंवाना पड़ा। कितना? 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, पूरे यूरोप से लेकर एशिया में ये कम्युनिस्टिक क्रांति में कितना 30 करोड़ लोगों को खत्म कर दिया। आखिर रशिया में पूरा कम्युनिज्म चला, क्यूबा में चला, क्या स्पेन में चला, लाओस में चला, बर्मा में चला, सब जगह कम्युनिस्ट चला। चाइना से लेकर रशिया पूरा भर गया क्या कम्युनिस्ट से। और जहां जहां इसकी प्रशासन रही वहां पर मनुष्य का जो शोषण और अत्याचार की जो गाथाएं हैं इतना क्रूर है कि कल्पनातीत है। कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितना वो क्रूर निशंस वो हो सकते हैं। गैस टरबाइन में हजारों लोगों को भर के मार दिया। एक टरबाइन बना, हजारों लोगों को भर दिया, उसमें गैस छोड़ दिया, मर गया, खत्म। समझ सकते हैं? चाइना में 10,000 छात्रों को एक लाइन में खड़ा करके क्या तोप से उड़ा दिया। कितना? 10,000 लोगों को। इस देख नहीं रहे हैं चाइना में अभी भी क्या चल रहा है? वो कोई एक मुस्लिम कम्युनिटी है, क्या बोलते, उहिरू, क्या बोलते उसका, एक मुस्लिम कम्युनिटी है चाइना में जिसके विरुद्ध में चाइना पूरा इतना अत्याचार उन लोगों पर कर रहा है, कल्पना से बाहर है। आपको अगर आंख की जरूरत है तो वो लोग का आंख निकाल के आपको लगा देगा। उसको आपको अगर कोई अंग की जरूरत है तो वही मुस्लिमों का काट के लगा देंगे। ये है क्या कम्युनिटी है भाई? कोई नहीं बता पा रहे नाम। ये तो पेपर में, टीवी चैनल में बहुत आया है कोरोना काल में। उइरू या कुछ एक ऐसे ही, क्या जो भी हो, एक कम्युनिटी है तो वहां पर उन लोगों को दाढ़ी मूछ रखना भी मना, सब टोपी पहनना मना, कुरान पढ़ना मना, मस्जिद जाना मना, सब कुछ कर दिया है। और उस पर नृशंस अत्याचार भी कर रहे हैं। तो ये सोच सकते हैं कि ये जो वस्तुवाद है, द्वंद्वात्मक जो वस्तुवाद है, कितना घातक है।
इसलिए ये जो द्वंद्वात्मक वस्तुवाद है, ये मानव जाति के हित के लिए बिल्कुल ही क्या है, उपयोगी नहीं है, सुइटेबल नहीं है। इस थेसिस और एंटीथेसिस के बारे में अब और थोड़ा सा बताएंगे। जैसे मान लीजिए ये जो हमारी समाज है, मानव समाज, जिस समय परिवार नहीं बने थे, क्या परिवार नहीं बने थे, मनुष्य अपने कायिक बल पे किसी तरह से अपनी जीविका निर्वाह कर रहे थे, किसी तरह से शिकार करके या किसी तरह से अपनी जीविका निर्वाह कर रहे थे। वो जो समय है इतिहास का, आइए बैठिए, इतिहास का वो समय, मानव इतिहास का, जिस समय परिवार का जन्म भी नहीं हुआ था, लोग घुमक्कड़ जिंदगी गुजारते थे। उस पीरियड को, उस समय को मानव समाज का शूद्र युग माना जाता है। क्या माना जाता है? शूद्र युग। शूद्र युग का मतलब है बौद्धिक उन्नति नहीं हुई थी, सिर्फ अपने शारीरिक बल पे ही वो अपना भोजन किसी तरफ से जीवन निर्वाह करते थे। शिकार कर लिए, कुछ खा के, फल मूल रूट, किसी तरह से समूह में रहते थे, लेकिन परिवारवाद का जो कॉन्सेप्ट नहीं था। माने माँ कौन है, पिता कौन है, इसका कोई ठौर ठिकाना किसी को नहीं था। उस अवस्था को शूद्र युग कहा जाता है। ये समझ में आ गई? क्लियर हो गई? उसके बाद देखा कि क्या जीवन ऐसा ही है? उस शूद्र युग में ही देखा गया कुछ ऐसे लोग जन्म लिए जो हरक्यूलस, मोटे हट्टे कट्टे, माने कायिक, माने देह में शक्ति वाला व्यक्ति, जो एक ही व्यक्ति एक सिंह को, शेर को मार सकता है, एक चीता को मार सकता है। तो वैसे जो समय उसको कहा जाता है, वैसे लोग के नेतृत्व में जो समाज की बागडोर जिसके हाथ में आई, वो कौन है? छात्र युग। क्या है? छात्र युग। यह क्षत्रिय युग है, अर्थात वीर भोग्या वसुंधरा, माइट इज राइट, उसको लोग मानने लगे। अब क्या हो रहा है? जिसके पास शारीरिक शक्ति है वही सबको, सब पर शासन कर रहा है। उसकी जो इच्छा वही वो करने लगे, जो इच्छा वही वो करने लगे, किसी का परवाह नहीं किया। अगर मान लीजिए कोई थोड़ा सा बुद्धिजीवी, थोड़ा सा ज्ञान बुद्धि किसी को है, उसको उस ज्ञान का कोई वैल्यू ही नहीं रहता, फालतू का बकवास कर रहा है। अरे है ना, हमारे ये जो देख रहे हो भुजा मेरा, जैसे भीम क्या बोलता था, मेरे गदा के चोट से जो है पूरा ये जो क्या बोलते हैं चक्रव्यूह को तोड़ दूंगा। वो गदा बल से सब कुछ करना चाहता था, लेकिन चक्रव्यूह तो बुद्धि बल से रचा गया था ना, तो भीम को बुद्धि था ही नहीं आखिर में उसी कारण। तो उस तरह का मानसिकता, इसको बोलते हैं हूठ क्षत्रिय मानसिकता, किसी के बुद्धि का, विवेक का परवाह किए बिना जो क्या है शोषण, मैंने समाज को इग्नोर किया, शोषण किया। तब क्या हुआ? जो अपमानित हुए, जो आपको जाना है दीदी, हाँ आइए, दीदी से साइन करा लीजिए, बस हो गया, बस चल निकल जाइए। तो जो बुद्धिजीवी जो है, बुद्धिजीवी पर वो
अत्याचार करने लगे, उनके बातों को इग्नोर करने लगे, तुच्छ समझने लगे। अब क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति एक बार अगर माने उनके सेंटिमेंट, अगर भावनाओं पर चोट पहुंचता है ना, तो बहुत डेंजरस होता है। वो जैसे कोई हिंस्र पशु को अगर आप थोड़ा सा घायल करके छोड़ देंगे, वो बदला आपको जहां मिलेगा वहीं लेगा। उसी तरह से बुद्धिजीवी को अगर ज्यादा आहत करोगे, वो भी बदला ले ही लेता है। उसका उदाहरण क्या है बोलिए तो, इतिहास का सबसे अच्छा उदाहरण, एक उदाहरण दीजिए। चाणक्य और धनानंद, कुछ पता है क्या? चाणक्य धनानंद के बीच में क्या हुआ था? कौन बताएंगे? एक्चुअली अलेक्जेंडर जो है वो आक्रमण किया था भारत पे, ठीक है। अब भारत को माने पूर्व तक्षशिला को क्रश करते हुए आगे बढ़ रहा था। भारत के संस्कृति, भारत सारे चीजों को बर्बाद करते हुए वो आगे बढ़ रहा था। तो चाणक्य को यह हुआ कि भाई अगर भारत को बचाना है तो सबको एक छत्र में, जितने राजा है सबको एकजुट होना है। तो क्या करेंगे? किसी भी तरह से चाणक्य क्या किए, आए मगध में राजा धनानंद के पास सहायता मांगने के लिए कि देखिए अभी सभी भेदभाव को भूलकर हम लोग सभी जितने राजा है एक छत्र में आके हम लोग अलेक्जेंडर को रोकते हैं, भगाते हैं। लेकिन चाणक्य को इतना अपमान किए, कल्पना से बाहर। चाणक्य के पिता को भी उन्होंने धनानंद ने ही मारा था। उसके बाद चाणक्य आए था सहायता के लिए, वो भीख मांगने के लिए नहीं, लेकिन उसको भी अपमानित किया। आखिर में चाणक्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त को लिया, उसको तैयार किया, राजा तैयार किया, पूरे अलेक्जेंडर को वहां परास्त किया। आखिर में धनानंद को भी अपने गद्दी से हटाकर मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। आप सोच सकते हैं, अर्थात बाबा यहां क्या कहना चाहते हैं कि जब समाज में शोषण, अत्याचार जब प्रबल हो जाए, उस समय यह नहीं देखना संख्या किसके पास ज्यादा है। एक बुद्धिजीवियों का संख्या अगर कम भी हो तो कोई बात नहीं। एक बुद्धिजीवी, नमस्कार दीदी, फिर मिलेंगे हम लोग। तो एक बुद्धिजीवी या 2-4 बुद्धिजीवी चाहें तो पूरे समाज के प्रारूप को ही बदल सकता है। माने एक नया एंटीथेसिस क्रिएट कर सकता है, एक प्रतिरोध क्रिएट करना। किसके? ये जो वर्तमान शासक के शोषण के विरुद्ध में एक नया परिवेश, एक क्रांतिकारी भावधाराओं को जन्म दे सकता है। और रिसेंट एग्जाम्पल और एक देते हैं। आप लोग जानते होंगे जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने हमारे जितने भी कुटीर उद्योग है सबको बर्बाद किया, हमारे शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया। सिल्क, जो एक माचिस के डब्बा में एक साड़ी अट जाता था, अब बताइए कितना एडवांस था हमारा विज्ञान यहाँ का। ये जो मिट्टी का बर्तन, अभी भी जाके देखिए तक्षशिला में या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय का बड़ा बड़ा जो घड़ा बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था, वो घड़ा अभी भी है। वो घड़ा हथौड़ा से भी नहीं टूटता है मिट्टी का। अब जरा सोचिए कितना उन्नत विज्ञान था कि मिट्टी का बर्तन जो लोहे जैसा मजबूत था, वो सारे सिस्टम को खत्म कर दिया था। और अंग्रेजों को
कपड़ा रंगने के लिए चाहिए था नील, तो ये हमारे खेती को बंद करके वो नील का खेती करवाने लगा। अब नील खा के तो जिंदा नहीं न रहेगा। गेहूं है, धान चावल यही ना खाएंगे, लेकिन धान चावल प्रोडक्शन बंद। वो क्या किए, नील करो, क्योंकि उसको फैक्ट्री के लिए नील चाहिए। कितना बड़ा अत्याचार, कितना बड़ा शोषण चला समाज में। तो फिर क्या किया, बंकिम चंद्र जी ने, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन बंकिम चंद्र या विद्यासागर किसी ने एक किताब लिखा। दीदी आप मदद कर सकती हैं हमको, बांग्ला साहित्य का उतना हमको नॉलेज नहीं है। दीनबंधु मित्र नील दर्पण लिखा। क्या लिखा, दीनबंधु मित्र जो है उन्होंने लिखा नील दर्पण, और वो नील दर्पण हाथ से लिख के हाथों हाथ लोगों तक पहुंचाने लगे, और पूरे बंगाल में क्रांति खड़ा हो। समझ सकते हैं, एक व्यक्ति दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा, पूरे बंगाल में क्रांति आ गई। दूसरे तरफ बंकिम चंद्र जी ने आनंद मठ लिखा। क्या, आनंद मठ। आनंद मठ का कहानी भी आनंद मार्ग जैसा ही है, देखिएगा। माने सन्यासी लोग क्रांतिकारी हैं, समाज के उन्नति के लिए, समाज को शोषण मुक्त बनाने के लिए अपने सब कुछ न करे। वो आनंद मठ भी क्रांति लाया। इस तरह से एक एक व्यक्ति, बुद्धिजीवी अगर चाहे तो अपने कलम के माध्यम से बहुत बड़ा शोषण के विरुद्ध में एंटीथेसिस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए क्षत्रियों को अपने शासन से हमने हटा दिया क्योंकि वो शोषक था। तो अब कौन आएगा, विप्र आएगा, माने बुद्धिजीवी लोग आएंगे। अब बुद्धिजीवी लोग कुछ दिन बढ़िया शासन किए, और उसके बाद देखा कि अरे भाई हमारे बुद्धि से तो सब काम हो रहा है, क्यों नहीं ऐसा कुछ कर जाते हैं, ऐसा बुद्धि चलाते हैं कि हजारों साल तक हमारे बुद्धि के बाहर कोई जा ही नहीं पाएगा। क्या, हमारे बुद्धि के ये जो जाल जो बिछा रहे हैं ना, इसके बाहर ऐसा शोषण यंत्र चला दिए कि जा ही नहीं सकता बाहर। कैसे, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोग, सोचने वाली विषय है। पहले समाज में लोग जो है महिलाओं को आगे रखते थे और पीछे से सुरक्षा देते हुए जाते थे। ठीक है, यह समाज की नीति थी। इसीलिए शास्त्र में लिखा गया, स्त्री अग्रे गमिष्यति। क्या, स्त्री अग्रे गमिष्यति। अग्रे, अग्रे लिखा हुआ, अग्रे, अग्रे यही हुआ ना, अग्रे। लेकिन इस अग्रे शब्द को कुछ शोषक ने हल्का चेंज कर दिया। क्या हो गया, अग्ने गमिष्यति। अग्रे को अग्ने कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारे समाज में सतीदाह प्रथा शुरू हो गया। अर्थात कोई अगर पुरुष मर जाते हैं तो मरने के बाद स्त्री को भी उसी अग्नि में अपने आत्माहुति देना पड़ेगा। एक बच्ची का जन्म, 3 साल के बच्ची, उसका जन्म कर दिया 80 साल के बूढ़ा के साथ है, और बूढ़ा 2 दिन के बाद मर गया, उस बच्ची को भी सती बनना पड़ रहा है। 12 साल के बच्ची को 80 साल के बूढ़े के साथ शादी कर दिया, वो बूढ़ा 2 दिन के बाद खत्म। फिर क्या हुआ, इस तरह से नारी निर्यातन, शोषण भयंकर रूप में समाज में चलने लगे। उसके विरुद्ध में कौन खड़े हुए, और कौन, सतीदाह प्रथा के विरुद्ध में राजा राम मोहन राय आ गए कि नहीं, ये चलने नहीं देंगे। अब अगर सती नहीं बनेगा तो विधवा रहेगी। तब समाज में विधवा मतलब, हमारे भारतवर्ष में विधवा मतलब
अपना जीवन का सारा सुख दुख उस मरे हुए पति के विरह में जिंदगी भर गुजार दो। माने पति, बाबा कहते हैं पति अगर कुकर्मी है, पति अगर कुकर्मी है, बेधर्मी है, मरने के बाद नरक में जाके घोड़ा बन के अगर घास चढ़ेगा तो सती पवित्र उच्च कोटि की नारी क्या पत्नी होने के नाते वो उस कुकर्मी की घोड़े के पीछे घोड़ी बन के घास चरेगी? देख रहे हैं मेरे बात को समझ में आ रहा है? माने पति अगर कुकर्मी है, वो नरक में पहुंच गया, घोड़ा बन के घास चढ़ रहा है, तब पत्नी भी उसके पीछे घोड़ी बन के घास चढ़ेगी? ये कोई नियम है? नहीं है ना नियम। तो नियम था कि पूरे जिंदगी भर एक जीवन के सारे सुख, कोई भोग, वो सबको छोड़ के 12 साल 14 साल की बच्चियां जिंदगी गुजार देती थी, उसका जीवन मृत्यु से भी बड़ा। तब ये जो विधवा विवाह होनी चाहिए, उसके लिए कौन आए? विद्यासागर। विद्यासागर जी ने पूरा लड़ा, पूरा ब्राह्मण समाज जो विद्यासागर के विरुद्ध में चले गए थे, लेकिन कुछ लोग उनका साथ भी दिया। एक अंग्रेज शासक भी थे, उन्होंने भी उनको साथ दिया। आखिर में विवाह कराए उन्होंने, फिर विधवा विवाह को फिर प्रचलन में लाए हैं। अर्थात एक एंटीथेसिस, समाज में चल रहे शोषण के विरुद्ध में एक एंटीथेसिस क्रिएट कर देना, प्रतिवाद क्रिएट कर देना। अब प्रतिवाद के बाद क्या होता है भाई? मान लीजिए प्रतिवाद हुआ, विरोध हुआ, विरोध के बाद एक नया परिवर्तन आया। ये जो नया परिवर्तन आए, नए विचार आए उभर के, उसको क्या बोलेंगे? सिंथेसिस। अशोक जी, सिंथेसिस क्या है? हाँ। आपका माइंड उधर था, थोड़ा सा मन इधर उधर होने से जो इतना जो मूल्यवान चीज है उसको हम समझ नहीं पाएंगे। तो हम ये बोल रहे हैं कि एंटीथेसिस के बाद, विरोध के बाद, क्रांति के बाद जो नए विचार आएंगे, वो नए विचार को क्या बोलेंगे? सिंथेसिस या संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब जोड़ना, सबको सजोना, सबको जोड़ के एक साथ लेके फिर आगे बढ़ना। लेकिन क्रांति के बाद जो विचार आए, वो विचार अगर समाज के हित के लिए उपयोगी नहीं हुआ तो फिर वो जो सिंथेसिस है वो क्या बन जाएगा? थेसिस बन जाएगा। यही बात तो समझना है। विचार के बाद नए विचार आए, अब वो विचार जब समाज के हित के लिए उपयोगी नहीं हुआ तो वो थीसिस बन गया, और उस थीसिस के विरुद्ध में फिर लोग लग जाएंगे, एंटीथेसिस। तो समाज ऐसे ही चल रहा है, पूरे जो समाज है ऐसे चल रहा है। आज देखिए, आज वर्तमान समय में कौन सी व्यवस्था है? कौन सा युग चल रहा है? ये देखिए, कोई बोलता है कली युग, तो ये युग छत्र, ये वैश्य युग है। क्या है? वैश्य युग। वैश्य युग मतलब पूंजीवादी समाज व्यवस्था है, धनतांत्रिक समाज व्यवस्था है। इस धनतांत्रिक समाज व्यवस्था में क्या चल रहा है?
धन्ना सेठ क्या है, जितने भी धन्ना सेठ है, वो धन्ना सेठ जितने भी क्षत्रिय है, जितना विप्र है, जितना शूद्र है, सबको अपना गुलाम बना कर रख दिया। क्या? पहले जियो का फोन 1 साल फ्री ले ले, खूब ले ले डाटा फ्री, साल भर खूब मूवी देखा, खूब ये किया। उसके बाद बोला कि नहीं, अब जो है 200 रुपया रिचार्ज करना पड़ेगा। हो गया? पहले 1 साल अंग्रेज आया था तो सबसे पहले चाइना और भारत को क्या किया, पूरे एशिया में चाय पिलाया। क्या? फ्री में चाय पिलाया। और चाय पीते पीते ऐसा नशा हो गया, अब बिना चाय का तो अब टट्टिए नहीं उतरता है लोग का, है? वो एकदम बेड टी चाहिए, बिछौना से उठते ही चाय चाहिए, ऐसे गुलाम बना दिया। अब चाय का फ्री मिल रहा है। और चाइना में क्या किया, चाइना को बर्बाद करने के लिए चाइना के लोग बहुत उद्यमी और परिश्रमी हुआ करते थे, परिश्रमी हुआ करते थे। अब चाइना के युवाओं को क्या करेंगे, उनको चाय के साथ साथ अफीम पिलाना शुरू कर दिया। समझे? चाय में थोड़ा अफीम मिला देता था और आखिर में धीरे धीरे अब चाय के बिना वो जीवित ही ना, और अफीम भी चाहिए और चाय भी चाहिए। धीरे धीरे वहां के युवा वर्ग जो धीरे धीरे नशाग्रस्त हो गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गया, असहाय हो गया, बीमार ग्रस्त हो गए, चाइनी का समाज व्यवस्था बर्बाद हो गया। किस तरह से? जैसे जियो आया, जियो आके पहले तुमको फ्री दिया डाटा, अब 699 रुपया। कितना दिन? 90 दिन भी नहीं, 84 दिन। और हर कुछ दिन के बाद में उसका माने बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। पहले 2G था, 3G आया, खूब बढ़िया चला। 4G आने के बाद 3G गायब, 3G चल ही नहीं रहा है। अब 5G आने के बाद 4G भी धीरे धीरे काम नहीं कर रहा है। ये सब क्या है? ये सब जो है शोषण है, मतलब हम सबको गुलाम बनाया हुआ। क्या? गुलाम बनाया। बताइए, मेरा ये काला चेहरा है, इसमें फेयर एंड लवली कितनों रगड़े, इस कभी साफ होने वाला है? होगा कभी? अरे क्विंटल का क्विंटल फेयर एंड लवली लगाएंगे, चमड़ा वैसे ही रहेगा। लेकिन टीवी के पर्दे पे क्या प्रचार देता है? एक लड़की आई, एकदम गोरी चिट्ठी आई, एकदम क्या है, दिखा रहा है कि चेहरे पे क्या है, पिंपल्स है, व्रण है, और ये लगाई ऐसे ऐसे करके 2 मिनट में ऐसा चमकने लगा कि बाप रे बाप। सब जितने बच्चियां हैं सब क्या लगाएंगे? क्या ठीक से नाम भी नहीं बता, फेरा रबड़ी लगाएंगे, फेयर एंड लवली लगाएंगे। सब वही लगाना शुरू कर दिया, घर घर में फेयर एंड लवली पहुंच गया, फेयर एंड रबड़ी। समझे? ये क्या है? ये शोषण यंत्र है। यही भागलपुर, ये बिहार हमारा। अरे गांव में लोग जाते थे तो क्या करते थे, कोई भी नए लोग अगर गांव से गुजरते थे, किसी घर में थोड़ा पानी पीना है, अच्छा रुके, कुर्सी पर बैठाते थे, बैठा के थोड़ा सा चना या गुड़ पानी पिलाते थे, दही का मट्ठा पिलाते थे। अब जाइए घर में, क्या पीजिएगा? लिमका, क्या उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, क्या क्या ठंडा, माने 1000 ठो नाम दे दिए, कोक पीजिएगा, अमुक पीजिएगा, बस माने गया वो नींबू का शरबत का जमाना, मट्ठा का जमाना चला गया। अब ये लिमका पीजिए और पेट बर्बाद कीजिए, लीवर को सत्यानाश कीजिए। और बच्चे लोगों को तो माने मम्मी क्या खाएंगे, तो कुरकुरे, ये कुरकुरे, घर घर में कुरकुरे और क्या क्या फुरफुरे खिला खिला के बच्चे लोग का गया पेट चौपट। 3 दिन तक लेटरिन नहीं होता है बच्चे लोगों को। यही सब अटर पटर, पिज्जा, बर्गर और क्या गुपचुप, और गुपचुप देख के देखो ये लोग मुंह से एकदम पानी टपक रहा है एकदम, है? तो ये खिला खिला के क्या कर रहा है, हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति को खत्म कर रहा है। मनुष्य का जो परिश्रम करने वाली जो कल्चर है उसको
खत्म कर दे रहा है। अब देखो बच्चे लोग को भी देखा जाएगा कभी, आजकल ऐसा ऐसा बाल का कटिंग करता है, देखने में माने सुंदर, इतना सुंदर है, हैंडसम चेहरा है, बाल को क्या सफेद हरदिया रंग लगा के, और वो जो गिरगिट वाला जो है ना, गिरगिट वाला स्टाइल में बाल को काट दिया, और सोचता बहुत बड़ा स्टाइल है। क्या है आप जानते हैं? वो गिरगिट वाला देखे है ना, गिरगिट वाला मगरमच्छ वाला स्टाइल जो बाल कटता है, वो कौन करता है मालूम है आपको? तुझे पता है आप लोग को? यूरोप में जो पागल सब होता है ना, आधा पागल, जिसका माँ बाप नहीं है, जिसका कोई परवरिश नहीं है, ऐसे ही गली यारों में वो जन्म लिया है, सरकार उसको पैसा देता है, समझे? सरकार पैसा देता है तो क्या करेगा, जानता ही नहीं कैसे जीना है, ये शराब पिएगा, नशा करेगा। माने ये जो पैंट है ना, जीन्स का पैंट, वो क्या है, फट गया, क्या है, फट गया, वो अपने से फाड़ भी दिया, ठीक है, और गांजा पी रहा है, हाशिश पी रहा है। मान लीजिए उसको $1000 मिल गया, क्या मिल गया, $1000। वो आ जाता है घूमने, कहां पर, बोले कि भारत में बनारस में जो है ना बहुत अच्छा गांजा मिलता है, वहां पर साधु संत खूब पीता है। तो वो $1000 लेके कहां आ गया, भारत में। वहां के लिए 1000 हुआ, और यहां के लिए कितना हो गया आज के दिन? डॉलर का कितने, क्या वैल्यू है, 80,000। सरकार उसको भीख में दिया 1000, यहां आ गया, वो बन गया धनी आदमी। वो क्या, यहां आके अच्छा होटल ले लिया, होटल में ठहर रहा है, दिन रात शराब पी रहा है, गांजा फूक रहा है, अब फटा चिथराव है, वो गिरगिट वाला मगरमच्छ वाला स्टाइल का बाल काट रहा है, जटा बढ़ाया हुआ है। और हमारे बच्चे लोग क्या समझते हैं, अमेरिका से आया है तो अमेरिका में ऐसा ही पैंट पहना जाता है, हम भी वैसा ही पहनेंगे। आज वैसे ही पैंट पहनता है, देखिए पूरे बाजार में नया नया पैंट को फाड़ दिया, वो हो गया स्टाइल, और उसका दाम ज्यादा बढ़ा दिया। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ये एक तरह का शोषण है। क्या है, शोषण है। ऊपर में ये प्लान बनता है, कौन, ये बड़े बड़े कंपनी वाले प्लान बनाते हैं, और टीवी में उसका प्रचार देता है, रेडियो में प्रचार देता है, न्यूज़पेपर में प्रचार देता है। देख देख के सबके मन में भूख जगाता है कि हम पैंट मम्मी खरीदेंगे तो वही खरीदेंगे, वो फटा वाला, वो जींस, वो वही खरीदता। आखिर में हम सब जो है गुलाम बन गए। क्या चीज का गुलाम बन गए? किसका? पूंजीवादी समाज व्यवस्था का। ऊपर में ये जो अंबानी, अदानी, बदानी, बिल गेट्स, जितना ऊपर में बैठा हुआ है, लगभग इन लोग का संख्या 200 से 300 लोग है पूरे वर्ल्ड में। यही लोग सारा प्लान बना रहा है, और ये जो 8 अरब आबादी है, सबको शोषण, गुलाम बना के रखा है। सबको एक माजा पिज्जा खाने के लिए मजबूर कर रहा है, पिस्ता खाने के लिए, जो कब्ज करता है वैसे ही भोजन खाने के लिए मजबूर कर रहा है। दाल भात सब्जी हमारे बच्चे को अच्छे नहीं लगते हैं, उनको चाहे मम्मी नूडल्स खाएंगे, मम्मी वो 2 मिनट वाला क्या है उसको मैगी खाएंगे, मम्मी वो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या कोक पिएंगे, मम्मी कंपा कोला पिएंगे। यही सब करके मम्मी भी इतनी बेचारी भोली है, मेरा प्यारा बच्चा का 38 रुपए तो दे दीजिए ना जी। अरे एक के बार ना पिएगा, और एक के बार पिएगा, एक के बार पे मम्मी वही चाहिए, अब बेटा को वही डेली ला दीजिए, वही चाहिए। उसके बाद उसको भात रोटी सतुआ कुछ अच्छा नहीं लगेगा, सब उसको चाहिए वही कुरकुरे फुरफुरे, नूडल्स, मैगी, पास्ता, यही खा के पूरे जीवन। उसके बाद सबके हाथ में आगा मोबाइल। क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल नहीं खेलेंगे, वही दी मोबाइल खुट 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 खुट। मम्मी बचाइए बेटा खाना खा ले, नहीं मम्मी थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं। उस दिन भर गेम में बिजी है, आंख गया, दिमाग गया, सारा चीज गया। आदमी मशीन जैसा बन गया, रोबोट बन गया है। क्या बन गया है? रोबोट बन गया है। ये पूरे कहानी हम इसीलिए कह रहे हैं कि समाज में आज शोषित हो रहे हैं हम, शोषण का जाल बिछाया हुआ है। जिस तरह से विप्रो ने
शोषण किया, ऐसा ऐसा शास्त्र लिख डाला, जिस शास्त्र को ऐसा क्या बोल दिया गया कि ये शास्त्र जो स्वयं भगवान का वाणी है और तुम्हें शास्त्र को मानना है। और शास्त्र में क्या लिखा है? ब्राह्मणों को पूजा करो। क्या करो? ब्राह्मणों को पूजा करो। जितने भी जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा क्रिया कर्म उन्हीं से कराना पड़ेगा, और जब भी कीजिएगा आपको उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा। ये सारे चीज एक शोषण का यंत्र जो है ऐसे इस तरह से बना दिया गया है कि आज भी हमारे बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग उससे बाहर नहीं आ पा रहे, हिम्मत नहीं कर रहा है। बोले ये तो इतना दिन से चल रहा है, हम क्यों जैसा चल रहा है, बाप रे बाप, अगर पाप लगेगा, अब पाप लगेगा मरने के बाद नरक चले जाएंगे, तो डर दिखा दिया क्या? पाप लगेगा। ब्राह्मणों के विरुद्ध में एक ब्राह्मण नहीं, शास्त्रों के विरुद्ध में एक भी शब्द बोला तो भगवान के विरुद्ध में जाना हुआ, और जो भगवान के विरुद्ध में जाएगा वो कहां जाएगा? नरक में जाएगा। और नरक क्या है भाई? नरक में घुसते ही जो ना कटीली झाड़ है, कांटा बिछाया हुआ है, दोनों तरफ जमदूत सब बैठा होगा, हाथ में आरी लेकर बैठा हुआ है, कटार लेके बैठा हुआ है, तुमको काट रहा है लेकिन तुम मर नहीं रहे हो, जा रहे हो, वहां पर आग जल रही है, अनंत काल तक अग्नि जल रहा है, उस अग्नि में तुम तड़प रहे हो, तुम मर। इतना डर दिखा दिया कि नरक के नाम से लोग का रूह कांप उठता है। स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में क्या होगा? आहा, मुसलमानों को तो एकदम यहां से जाते ही 72, एक आदमी मरेगा तो 72 ठो उर्वशी मिलेगी। कितना मिलेगी? 72 को। लेकिन हिंदुओं में उतना नहीं है, वो लोग को भी उर्वशी मिलते हैं, लेकिन नारी को क्या? नारी जातियों को क्या है भाई? मतलब इस तरह से डिजाइन किया शास्त्रों को कि हजारों साल तक तुम शोषण के। भागवत गीता में बोला गया है कि तुम मेरे सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम प्रज, सबको त्याग के तुम मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा और मोक्ष दूंगा। कौन बोल रहे हैं? श्री कृष्ण। लेकिन हमारे समाज के विप्र वर्ग क्या बोलते हैं? नहीं, कृष्ण जी तो हैया है, साथ साथ उनके भाई भी है ना, बलराम जी, उनका भी थोड़ा पूजा कर लो, थोड़ा सा राधा जी का भी पूजा कर लो, राधा रानी का, राधे राधे, तो उनका भी पूजा कर लो, थोड़ा सा गौ माता का भी पूजा कर लो, थोड़ा सा ब्राह्मण का भी पूजा कर लो। माने ये हजारों का पूजा करते करते श्री कृष्ण के लिए पूजा का समय ही नहीं बचेगा, इसलिए जीवन भर तुम इसी हमारे बनाए हुए नरक के दलदल में पड़े रहो। समझ रहे? तो चलो किस तरह से हम लोग गुलाम बने हुए हैं। इसलिए जो समाज में व्याप्त अर्थनैतिक, रिलीजियस, रिलीजियो, पॉलिटिको, इकोनॉमिको एक्सप्लॉइटेशन, क्या बोलेंगे इसको? रिलीजियो, पॉलिटिको, इकोनॉमिको एक्सप्लॉइटेशन, अर्थात राजनैतिक, अर्थनैतिक, सामाजिक शोषण के विरुद्ध में हमें क्या करना है? एक एंटीथेसिस क्रिएट करना है। क्या करना है? एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मतलब प्रतिवाद, प्रतिवादी भावधारा शोषण के खिलाफ सबके मन में जागृत करना होगा। तो विप्रो के विरुद्ध में हुआ, फिर आज कौन हो गए? माने वैश्य युग आ गया है। अब कौन सा युग आएगा भाई? अब कौन सा युग आएगा? अब यहां देखिए, ब्राह्मण भी बेचारा नौकरी के लिए बोलते हैं हमको भी रिजर्वेशन चाहिए, क्षत्रिय भी बोल रहा है हमको रिजर्वेशन चाहिए, शूद्र को रिजर्वेशन मिल गया, माने अब सब लोग रिजर्वेशन चाहिए उसको जीने के लिए। इसका मतलब अब विक्षुब्ध बन गया सब। अब विप्र भी शोषित है, किसके द्वारा? वैश्य के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा शोषित हो रहे हैं, विक्षुब्ध। अब उपाय क्या? अब ये जो सत्ता है किसके हाथ में आएगा तो ये समाज आगे बढ़ेगी। किसके हाथ में?
अब होगा विक्षुब्ध शूद्र का क्रांति। क्या होगा? विक्षुब्ध। विक्षुब्ध शूद्र कौन है? ये सब लोग, क्षत्रिय भी, ब्राह्मण है, जो शोषित हो रहे हैं, ये शब्द क्या है? सब लोग विक्षुब्ध हो गए, नाराज हो गए, शोषित होते होते विक्षुब्ध शूद्र। अभी जो क्रांति है विक्षुब्ध शूद्रों की क्रांति है। आज देखो यूट्यूब में जाति के विरुद्ध में शोषण माने आवाज उठा रहा है ना, उधर बुद्धिस्ट लोग उठा रहा है, जो नास्तिकवाद है वो भी उठा रहे हैं, और ये जो पूंजीवादी समाज व्यवस्था इसके विरुद्ध में भी आवाजें उठ रही है। लेकिन ये आवाज अब तक बुलंद नहीं हो पाया है, ये आवाज अब तक बुलंद नहीं हो पाया है। इस आवाज को और बुलंद करना होगा। जितने जुआ वर्ग है, जितने भी बुद्धिजीवी है, सबको आह्वान करके बुलाना पड़ेगा एक प्लेटफॉर्म पे। क्यों? आज सिर्फ आप खतरे में नहीं है, मैं खतरे में नहीं हूं, ये बहन हमारी मां खतरे में नहीं है, संपूर्ण मानव जाति, जीव जगत सब लोग खतरे में है कि नहीं? पर्यावरण खत्म हो रहा है, शुद्ध वायु नहीं मिल रहा है। ऐसी अवस्था में इस समाज को बचाने के लिए एक ऐसे लोगों के हाथ में शासन जाना चाहिए जो व्यक्ति त्यागी हो, सेवा भाव में प्रतिष्ठित हो, आध्यात्मिकता में आगे हो, सामाजिक चेतना हो, बौद्धिक बल हो, आध्यात्मिक शक्ति हो। ऐसे कुछ लोगों के हाथ में बागडोर आना चाहिए जो समाज को आगे, वो लोग जो शरीर से फिट है, मन से स्ट्रांग है और आध्यात्मिक क्षेत्र में जागृत है, आध्यात्मिक क्षेत्र में जागृत है, नैतिकता में प्रतिष्ठित है। क्या चीज में? नैतिकता में प्रतिष्ठित है, समाज में शोषण अत्याचार के विरुद्ध में वोकल है। ऐसे व्यक्ति, इसी को ये जो फोटो वाले बाबा बोलते हैं सद्विप्र। क्या बोलते हैं? ये सद्विप्र। ऐसे लोग सद्विप्र हैं जो नैतिकता में प्रतिष्ठित है, शरीर से मजबूत है, बौद्धिक बल से मजबूत है, आध्यात्मिकता में मजबूत है। ऐसे लोग ही आज समाज को आगे बढ़ा सकता है। समाज के ये जो भयंकर कराल क्रूर जो शोषण है, इससे बचाने के लिए वही एकमात्र उपाय है कि अच्छे लोगों के, नीतिवादी लोगों के हाथ में आए, अर्थात सद्विप्र। सद्विप्र क्या करेगा? वो क्या राजा बनेगा? देखिए, हम मोदी जी को 100% ये नहीं बोल रहे हैं कि वो ही हमारे समाज को बदल देंगे, नहीं बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी को भी हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज इन लोगों का इतना अच्छा हो रहा है, इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है, इतना मजबूत डिसीजन लेते हैं, तो उस तरह के लोग की संख्या ज्यादा चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी के जैसे मानसिकता है कि क्राइम करेगा तो सीधा तुम्हारा घर बार तोड़ दिया जाएगा, तुम्हारा घर ही तोड़ दिया जाएगा। वो 5 मंजिला हो, 10 मंजिला हो, उसको एकदम सीधा शूट आउट। जब तक आदमी को डर नहीं होगा तब तक क्राइम से वो मुक्त नहीं होगा। समाज में डर भी होना चाहिए, दूसरी तरफ लोगों को प्रेरणा भी मिलना चाहिए। अब मान लीजिए आप 5 दिन से भूखे हैं, ठीक है, भूखे हैं, एक दुकान में देख रहे बड़ी आराम से ब्रेड बेच रहा है, पकौड़ा बेच रहा है, मिष्ठान बेच रहा है, आप खड़े, आपके पास पैसे नहीं, आप मांग रहे हैं तो आपको भगा दे रहा है। उस समय अगर आप छीन के खाते हैं तो क्या वो पाप है? बोलिए, वो पाप है? तो क्या है वो? ये जो पाप पुण्य का परिभाषा जो हमारे दिमाग में घुसाया है ना, इसीलिए ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। वो पाप नहीं है। आपको अपना अस्तित्व जीना है। आपके संपत्ति को कोई और छीन के अपने घर में जमा करके रख रहा है, तो जानते हैं इसी से नक्सली मूवमेंट आया है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं ये खून खराबी अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर समाज के लोग
समाज के बुद्धिजीवी, समाज के अग्रदूत अगर इस बातों को नहीं मानेंगे तब तो खूनी क्रांति होगी ना। इस क्रांति को कोई रोक नहीं सकता है। 3 दिन से या फुजूर फुजूर 1-1 मिनट में लाइट जाती है और आती है, और किसी किसी घर में 24 घंटा लाइट क्यों रहेगा भाई, है ना। ये तथाकथित जो समाज के नेता है उनके घर में 24 घंटा लाइट रहेगा, बड़े बड़े फैक्ट्री इंडस्ट्री में लाइट रहेंगे, और क्या हम का हवा में बह के आए हैं, कहीं दूसरे ग्रह से पानी में तैर के आए हैं। ये समाज में जीने का उतना ही अधिकार उनको है जितना हमारा है, तो हम क्यों ये तड़प तड़प के जिए, हम क्यों इस तरह की जिंदगी जिए। ये धरा हमारी है, ये पृथ्वी हमारी है, ये धरा की संपत्ति हमारी है, हम सब मिलजुल के खाएंगे। बस एक ये जो अंबानी है 6,000 करोड़ का एक घर बना लिया, 6,500 करोड़ का। वो लोग का कितना इस तरह का घर है। जिस देश में हजारों लोग भूखे हैं, कपड़े नहीं है, स्कूल नहीं है, ये तो स्कूल में बैठे हुए ना। कितना दुर्दशा है ये स्कूल का। ये तो बैल रखने वाला घर है, लेकिन यहां पर हमारे भारत के जो भविष्य है वो यहां पर पढ़ने आते हैं पाठशाला में। ना बिजली है, वो दीवार का देखिए क्या हाल है। तो ऐसे परिस्थितियों में समाज में एक नई क्रांति की जरूरी है, और इस नई क्रांति की बागडोर जो है होना चाहिए किसके हाथ में? सद्विप्रो के हाथ में। और सद्विप्र वही है जो नियमित साधना, सेवा और त्याग में प्रतिष्ठित होंगे, नैतिकता में प्रतिष्ठित होंगे। अब सद्विप्रो का काम क्या है? सद्विप्रो का काम है कि ये जो चल रहे वर्तमान समाज में शोषण है, इसके विरुद्ध में एक नया क्रांति के लिए तैयार करना है लोगों के मन को। किसके? आपको तैयार होना है, आपको तैयार होना है, आपको, हमको, सबको तैयार होना है। किसके विरुद्ध में? इस शोषण के विरुद्ध में। और उसके बाद समाधान क्या है? समाधान है, उस समाधान के पहले तो सबसे पहले हम ये बता रहे हैं। अब थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस आप लोग को समझ में आ गया? आपको समझ में आया आचार्य जी, तात्विक जी? जी दादा। वो कहाँ गए हमारे आचार्य जी? चले गए? वाह वाह। तो हम लोग को क्या करना है? एकजुट होके इस समाज को ऊपर उठाने का प्रयास करना है। कौन करेंगे? सद्विप्र लोग। ठीक है। थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, फिर एंटीथेसिस, फिर सिंथेसिस, इस तरह से आगे बढ़ेगा। अब हम लोग को क्या करना चाहिए? एंटीथेसिस के लिए सबको तैयार करना है, सबको, सबके एक एक बच्चे को तैयार करना है। उसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये सद्विप्र लोग ये शासन जो अपने हाथ में ले लेंगे, अपने हाथ में लेके किसी एक वर्ग बुद्धिजीवों के हाथ में देंगे, या क्षत्रियों के हाथ में देंगे, या तो वैश्यों के हाथ में दे देंगे, और हमेशा देखते रहेंगे। क्या करेंगे? देखते रहेंगे। ये जो विप्र लोग शोषण तो नहीं करने जा रहा है, जो ही देगा फिर वहां वो उससे हाथ से छीन लेंगे पावर। किसके हाथ में आ जाएगा फिर? सद्विप्रो के हाथ में आएगा। माने सद्विप्र जो है हमेशा ये देखते रहेंगे और नियंत्रण करते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा सा गणतंत्र की बातें हम करते हैं। क्या? गणतंत्र थोड़े देर में बता देते हैं। गणतंत्र क्या है बेटा? तुमको मालूम है गणतंत्र क्या है? तुमको पता है? किसी को पता है आप लोगों में से? आप लोगों को गणतंत्र क्या है? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए ये शासन है ना। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। माने हमें लोग तो नेता चुनते हैं ना,
आप चुनते हैं नेता? चुनते हैं आप? नहीं तो आप कहां चुनते हैं? अरे नेता को चुन के आपको दिया जाता है, चुना हुआ नेता को आप चुनते हैं। कोई पार्टी जो है नेता चुन के आपके सामने खड़ा कर देता है, अलग अलग पार्टी नेता अपना खड़ा कर देता है। बीजेपी वाले अलग नेता भेजेंगे, जनता दल वाले अलग भेजेंगे, आरजेडी वाले अलग भेजेंगे, कम्युनिस्ट वाले अलग नेता भेजेंगे। अभी इन चोरों में से किसी एक को चोर को चुनना है। क्या करना है? चोरों में से जो अच्छा मजबूत चोर है उसको चुनना है, और वो चोर जाएगा ऊपर। कहां जाएगा? संविधान में जाएंगे, वहां जाके नियम बनाएंगे। किसके लिए? हम लोग के लिए नियम बनाएंगे। क्या नियम बनाएंगे? वो जितने बड़े बड़े पूंजीपति है उसके साथ सबसे पहले हाथ मिलाएगा जाए। आइए ना सर, हमारे यहाँ इंडस्ट्री बैठाइए ना सर। अरे वो जमीन दे देंगे। जमीन कैसे देंगे? कि आप ही का जमीन को क्या करेगा, छीन के उनको इंडस्ट्री फैक्ट्री बैठाने देंगे। आपको हो सकता है थोड़ा पैसा कौड़ी दे दे, जिंदगी भर अपने हाथ से अपने जमीन से हाथ धो बैठे आप। यही सपना हो रहा है आजकल। तो हम चुन रहे हैं। तो ये गणतंत्र दो तरह के हैं, रिप्रेजेंटेटिव गणतंत्र और डायरेक्ट गणतंत्र। याद रखिएगा, अभी तक शायद ये नहीं सुने होंगे आप लोग। सुने हैं कभी? प्रत्यक्ष गणतंत्र और प्रतिनिधित्व गणतंत्र। ये जो हम लोग है ना, ये प्रतिनिधित्व गणतंत्र में है। जनता के द्वारा नहीं हो रहा है, पार्टी द्वारा चुना हुआ लीडर, वो चोर हो बदमाश में जो हो, उसी को आपको चुनना है। ये सबसे बड़ी गणतंत्र की क्या है? विडंबना है। और दूसरा है डायरेक्ट गणतंत्र। डायरेक्ट गणतंत्र, आप गांव वाले खुद चुनेंगे अपने से, जिस गांव में सबसे अच्छे आदमी कौन है, कौन सचमुच में त्यागी है, किसमें सेवा की भावना है, उस आदमी को चुन के हम भेजेंगे। तो वो अधिकार आपको है? नहीं है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में डायरेक्ट गणतंत्र नहीं है। अमेरिका में है। अमेरिका में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन करता है? पहले प्रेसिडेंट कैंडिडेट खड़ा हो गया, वो जनता को समझाते हैं, बुझाते हैं कि हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं। अगर जनता खुश हुआ तब उनको जिताते हैं। तो कुछ हद तक यहां से गणतंत्र वहां अच्छी है। वहां क्या है? मान लीजिए आप कुरकुरे खा के आपको पेट में दर्द हो गया, ठीक है ना? तो आपका अधिकार है सीधा वो जो फूड डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री को फोन करें आप। क्या है? अधिकार है आपको। देखिए, इसके दुकान का कुरकुरे खाए, इसीलिए हमको पेट में दर्द हुआ, इसीलिए हमको इतना खमियाजा भरना पड़ेगा, इतना करोड़ का देना पड़ता है। आपको पता है? कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट आप ही को सपोर्ट करेगा। इसलिए वहां खाने पीने के सामान में कोई मिलावट अमेरिका में नहीं करता है। यूरोप में खाने पीने के सामान में मिलावट, जो लिखा है वही देगा आपको। नहीं दिया तो अगर कुछ भी हो गया आपको सीधा केस कर देंगे। एक आदमी किसी के घर में फीस्ट में गया, खूब खाया जम के, आके उल्टी पुल्टी हुआ, उसके अगेंस्ट में लिख दिया, तो पूरा केस कर दिया। कितना करोड़ का उसको मानहानि का वो देना पड़ा। अमेरिका एक ये नियम है। यहाँ तो शराब पी के हजारों लोग मर रहा है, एक्सपायरी डेट के मेडिसिन खा के मर रहे हैं, एक्सपायरी डेट का खाना खा के लोग कितने बीमार पड़ रहे हैं। कौन देखने वाला है? नेताजी तो सिर्फ इलेक्शन के समय में है, बाकी समय नेताजी तो एयर कंडीशन रूम, एयर कंडीशन कार में। वोट होने के पहले माता जी, भैया जी एकदम खूब चरण पैर छुएगा। वोट जीत गया, बस उसके बाद लाइन लगा के उनका दर्शन करने के लिए सुबह से शाम तक इंतजार करते रहिए। ये है एक मूर्खों का तंत्र। क्या है? मूर्खों का तंत्र। ये गणतंत्र नहीं है। तो बाबा, ये फोटो वाले बाबा जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखो जी,
गणतंत्र सफल होने के लिए 3 चीज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण। क्या है महत्वपूर्ण चीज? याद रखना बच्चे लोग, याद रखना, गणतंत्र को सफल होने के लिए 3 चीज जरूरत है। सबसे पहला शिक्षा। क्या है? शिक्षा। अब शिक्षा क्या है हमारे गणतंत्र में? 18 साल हो गया तो बस अब ठेपा लगाने का अधिकार मिल गया, वोट देने का। अगर भाई 18 साल होते ही कोई क्या योग्य बन जाता है, उसका बुद्धि का दरवाजा खुल जाता है, क्या उतना बुद्धि संपन्न हो जाते हैं कि अन्याय अत्याचार को समझे हो जाते हैं? नहीं होते हैं ना। लेकिन हमारे राजनेता फिक्स कर दिए हैं 18 साल होते ही वोट देने का अधिकार है, जो गलत है। और दुहाई क्या देते हैं कि गणतंत्र जो है इस भारतवर्ष में सबसे पहले आया कहां पर? वैशाली में। कहां पर? लिच्छवी लोग जो है सबसे पहले गणतंत्र लाए थे। लेकिन एक फोटो वाले बाबा बोलते हैं नहीं जी, ये गलत सिखाया गया है तुम लोग को। गणतंत्र आया तो था, लेकिन उस समय सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। सिर्फ राजघराने के लोगों को ही और बुद्धिजीवियों को ही वोट देने का अधिकार था। इसलिए एक पहली बार शायद 3 से 3.5 हजार लिच्छवी लोग एक साथ जमा हुए और गणतंत्र स्थापित किए। लेकिन आज का गणतंत्र और लिच्छवी के गणतंत्र में बहुत अंतर है। इसलिए एक निश्चित उम्र प्राप्त होने के बाद ही वोट देने का अधिकार जो है, वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वोट देने का अधिकार उन्हीं को होना चाहिए जो खुद नीति में प्रतिष्ठित हो। क्या है नीति? मतलब जो व्यक्ति साधना, सेवा और त्याग में प्रतिष्ठित है। क्या चीज में? साधना, सेवा और त्याग में प्रतिष्ठित है, जिनमें सामाजिक चेतना है। जो व्यक्ति अच्छा बुरा समझता है, क्या सही है क्या गलत है, इस चीज को जो व्यक्ति समझता है उसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। सबको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। वही होगा, उन्हीं को अधिकार है जो समाज चेतन है, जो सेवा में प्रतिष्ठित है, जो नीतिवादी है, जो समाज सेवा में प्रतिष्ठित है। सेवा की भावना जिनमें है वही वोट दे सकते हैं। किनको देख सकते हैं? वैसे ही व्यक्ति को वोट देंगे वो जो सचमुच में नेता है। और नेता क्या होगा? लीडर डज नॉट ड्रॉप फ्रॉम द स्काई। नेता कभी आसमान से नहीं गिरते हैं। नेता को साधना, सेवा और त्याग, कर्म के माध्यम से नेता बनते हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोले थे। क्या? लीडर डज नॉट ड्रॉप फ्रॉम द स्काई बट फॉर्ज आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्या? एक्शन। माने अपने कर्म के माध्यम से नेता बनते हैं। और नेता कौन होते हैं? नेता शब्द कहां से आया? नेता शब्द आया नीति शब्द से। किस शब्द से? नीति। अर्थात जो व्यक्ति नीति में प्रतिष्ठित है, कल्याणकारी नीतियों में प्रतिष्ठित है, वही नेता है। अर्थात नेता का मतलब जिनमें ले जाने की क्षमता हो। इसे लीड करने की क्षमता हो, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की, शोषण मुक्त करने की जो मानसिकता जिनमें है वही नेता है। और आज के नेता क्या है? लेता है, देता कुछ नहीं है। वो क्या करता है? लेता है। तो आज वो लेता है, वो नेता नहीं है। तो नेता बनने के लिए क्या करना होगा? उसको समाज चेतन होना होगा। चेतना उनमें होनी चाहिए, समझदारी उनमें होनी चाहिए।
तो जिनको वोट देंगे वो भी अच्छे होना चाहिए, और जो वोट देंगे उनको भी अच्छा होना चाहिए, तभी समाज जो है परिवर्तन हो सकता है। ऐरू गैरू नत्थु चोर चुहार को नेता हम नहीं मान सकते। यही भावनाएं सब में जागृत करना होगा। तो गणतंत्र का सबसे पहला जो गलती थी क्या थी कि एक 18 साल के एक प्राप्त वयस्क को वोट देने का अधिकार, और दूसरा है साक्षरता। शिक्षा और साक्षरता में अंतर है मेरे भाई। शिक्षा जो है और साक्षरता में अंतर है। साक्षरता मतलब पढ़ना लिखना ये हुआ, और सीखना मतलब बोध ज्ञान। बोध मतलब चेतना, विवेक, अच्छाई बुराई में भेद करके अच्छाई को ग्रहण करने की क्षमता, इसको बोलते हैं वो बोध ज्ञान। जिसमें अच्छाई बुराई का बोध ही नहीं है, वो व्यक्ति ना वोटर बन सकता है न ही नेता बन सकता है। इसीलिए समाज को एक नई सोच, एक नई दिशा देना है, और देने के लिए सबसे पहले स्वयं को उस नीतियों में प्रतिष्ठित करना होगा। स्वयं को नेता बनाना पड़ेगा, स्वयं को समाज के उपयोगी बनाना पड़ेगा, तभी हम समाज को, आज हम नेताओं को गाली देते हैं, है ना? गाली इसीलिए देते हैं क्योंकि अच्छा काम उससे बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। तो ये उम्मीद रखना भी तो हमारी मूर्खता है, क्योंकि एक गलत आदमी को आप नेता बना दिए और उससे उम्मीद रख रहे हैं कि हमको सुधार देंगे। इसीलिए ऐसा नहीं होता है। आप स्वयं को बनाओ, आपके बच्चों को नेता तैयार करो। नेता मतलब फोकट दलाली नहीं, नेता मतलब समाज सेवी, नीतिवादी होना चाहिए। ऐसी भावनाएं होंगी तो नेता बन सकते हैं। तो गणतंत्र का ये जो साक्षरता ये गलत है। साउथ अमेरिका में एक नियम है साक्षरता, साक्षर बनाए। अब क्या है, जो नेता जितना साक्षर बनाता है वो जो साक्षर हुए वो सब नेता के मुरीद बन गए। अब नेता गलत करे तो भी उन्हीं को वोट दे दे। इसीलिए भाई सिर्फ साक्षरता ही सब कुछ नहीं होता है। दूसरा है नैतिकता का अभाव। समाज में नैतिकता का, गणतंत्र में नैतिकता का अभाव है। इसीलिए ये समाज गलत दिशा में विपथगामी है, दिशा विहीन हो गए हैं। ठीक है, तो गणतंत्र के असफलता का कारण यही है, साक्षरता, वोटिंग राइट्स और नीतिवाद के अभाव। कल एक बात मैं बोला था, जैसे देखिए शहर में अगर जाएंगे आप, शहर में आपको पता चलेगा कौन चोर है कौन बदमाश है। बगल में एकदम शूट बूट पहन के खड़ा है आपके बगल में एक चोर है, वो आपको बड़ी प्यार से खिलाएगा पिलाएगा, समय मिलते बैग लेके भाग जाएगा। शूट बूट पहन के ट्रेन में देखा जाए बगल में बैठा है, बड़ा अच्छा बात कर रहा है, ऐसा लगेगा कि आपके से बड़ा वो हितैषी, आपका हितैषी उससे बड़ा कोई है ही नहीं। भाई मौका मिलते ही नींद की गोली या कुछ पिला देगा नशा का, आपका सामान लेके उतर जाएगा। तो ये जो आपराधिक जो व्यक्तित्व है कहाँ छुपता है? गांव में छुप सकता है? गांव में तो सबको पता है अमुक के घर में कितना बेटा है, किस नेचर का है, सब जानता है। चोर है तो भी पता चलेगा वो चोर है। लेकिन शहर में पता ही नहीं चलता है कि कौन चोर है कौन साधु है। तो ये फोटो वाले बाबा आनंद मूर्ति जी बोलते हैं नहीं, इससे बचने के लिए क्या करना होगा? देखो शहर में भीड़ बहुत ज्यादा है और जरूरत की चीज बहुत ज्यादा डिमांड है, उसका आपूर्ति करना शहर के नगर निगम को पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या है, डायरी फार्म खोला हुआ है, वो केमिकल वाला दूध बनाएगा। दुर्गा पूजा आया, अमुक इतना क्विंटल मिठाई चाहिए, तुरंत सप्लाई कर देगा। दूध नहीं है फिर भी दूध
सप्लाई कर रहा है। जो जो चीज आपको चाहिए मसाला भी सप्लाई कर देगा। जीरा नहीं है, जीरा पाउडर बना देगा। धनिया नहीं है तो धनिया पाउडर भी बना देगा। काजू नहीं है तो काजू एकदम असली काजू बना के दिखा देगा आपको, केमिकलाइज्ड, सब आपको दे देगा। खाओ आराम से, मस्ती मारो, काजू खाओ नकली, सब नकली खाओ। इसीलिए बाबा, फोटो वाले बाबा बोलते हैं क्या कि देखो इस शहर से भीड़ को कम करना होगा। क्या है? शहर से भीड़ को कम करना होगा, गांव के तरफ जाना होगा। तो गांव के तरफ लोग बोलते गांव चलो गांव चलो। अरे भाई गांव में तो बिजली नहीं रहता तो रहेगा कैसे वहां? तो बोल रहे हैं ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो सस्ते दर पे बिजली सप्लाई करे। और ये जो गांव में कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग में हाथ से काम करने वाला नहीं, आजकल बहुत एडवांस मशीन भी बन गया है। यहाँ पर टमाटो होता है कि टमाटर होता है। अभी टमाटर कै रुपए किलो है? 100 से ऊपर। आज से 2 महीना पहले 5 रुपया। 5 रुपए में 2.5 किलो हम खरीदे हैं। कितना? 5 रुपए में 2.5 किलो। नहीं लिए तो फेंक के चला गया। कहा? वही बाजार में फेंक के, वो गाय भी नहीं खाती है। अब आज टमाटो आपको 100 से ऊपर है। अब बताइए, ये जो हमारी दीदी हैं सन्यासिनी दीदी, पीछे दीदी ऑस्ट्रेलिया में थी। ऑस्ट्रेलिया नाम सुने हो ना? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह दीदी रही है वहां पर। अब वहां पर ये जो टमाटो है, टमाटो का क्या क्या मिलता है? टमाटो नहीं है तो टमाटो का सॉस बनता है, टमाटो का पेस्ट बनता है। पेस्ट क्या है कि टमाटो नहीं है, वो डब्बा से पेस्ट निकालो डाल दो, वही टेस्ट उनको होगा, लेकिन कोई केमिकल उसमें नहीं है, ये बनेगा। तो ये बहुत सारे चीज है जो सीजन में, जो गोभी है, फूल गोभी है, आज खाओ, देखो कितना रुपया है। फूल गोभी को मशीन में उसको डिहाइड्रेट कर देता है, पैकिंग कर देगा, साल भर रह जाएगा वो। थोड़ा पानी में डुबो दीजिए, फिर वही गोभी का स्वाद आ जाएगा। तो ये सब यहां पर अगर उसका इंडस्ट्री बैठा दिया जाए, मान लो इंद्रजीत, तुमको एक मशीन मिल जाए कि जितना भी ये सब्जी बनता है इसको प्रोसेस करो और पैकिंग करो। पैकिंग करने में लोग की जरूरत है? घर के महिला पैकिंग करने देगी? प्रोसेस तुम कर लोगे तो तुम कम से कम 10 आदमी को नौकरी दे सकते हो और पूरे एरिया में सप्लाई करो। तो तुम्हारी अर्थनीति, वो बीपीएस की तैयारी करने और आईएएस की तैयारी करने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। और शहर में जाके कुत्ते की जो जिंदगी जीते हैं उससे अच्छा है कि गांव में शान और शौकत की जिंदगी जियो। ये खेती से सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे वर्तमान नेता तुम्हें जीने नहीं देंगे। जीना है तो उन पर आश्रित होकर जियो। इसलिए ये गणतंत्र को सफल बनाने के लिए इमीडिएटली हम सबको तैयार होना चाहिए और गांव गांव में कुटीर उद्योग और एडवांस कुटीर उद्योग होगा। मशीन सबके घर में रहेगा, सब बहुत कुछ बनेगा। यहां इतना धान उत्पादन होता है, एक भी यहां धान का तेल, धान के भूसी से तेल निकलने वाला मशीन है यहां पर? आप लोगों को पता है धान के भूसी से तेल निकलता है? राइस ब्रान ऑयल कहां से निकलता है? धान के भूसी से। कितना रुपए किलो है? 250 रुपया 300 रुपया किलो है तेल। वो तेल खाने से किसी को हार्ट का बीमारी नहीं हो। ये एरिया, पूरे एरिया धान का, लेकिन यहां पर एक भी मशीन नहीं। ये किसकी भूल है? नेताओं की। इसीलिए आज हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग गणतंत्र है, भारत लोकतंत्र है। गणतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, हम लोग सब गुलाम है पूंजीपतियों के। धनतंत्र की व्यवस्था है और यहाँ पर हम सब पपेट है, पुतला है। इसलिए इससे बचने के लिए नया व्यवस्था है। वो क्या है? प्रौथ। क्या है? प्रौथ। एक फोटो वाला बाबा दिए हैं, नया सिद्धांत दिए हैं। उस सिद्धांत में फोटो वाला बाबा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दुनिया के जितने लोग हैं सबको अपना
सर्वनिम्न जो आवश्यकताएं हैं वो गारंटी मिलेगा सबको। क्या क्या सबसे जरूरत है? घर। दूसरा जरूरत क्या है? भोजन। तीसरा जरूरत क्या है? कपड़ा। चौथा जरूरत क्या है? शिक्षा। पांचवा जरूरत क्या है? दवाई। ये 5 चीज अगर आदमी को गारंटी हो जाता है तो आदमी क्यों शहर भागेगा? निकम्मा बना के नहीं, और राशन का चावल खिलाएंगे नहीं हम। तुम एक रेट का चावल खाएगा, खेत में उपजेगा, मशीन से उपजेगा, तुमको दिन भर बैला वो लेके जोतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्नत किस्म का टेक्नोलॉजी आएंगे, समय बचेंगे, और समय को क्या करोगे? रिसर्च में लगाओगे, बौद्धिक क्षेत्र में आगे बढ़ाओगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ोगे, नए नए सोच, नए नए चिंतन धाराएं आएंगी, समाज बदल जाएगा। ये जो रोड के किनारे जो है, ये जो कचरा का ढेर जमा कर रखे हो, ये कभी भी सभ्यता का लक्षण है? ये कौन कर रहा है? जैसा नेता वैसा ही जनता। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजा टके सिर खाजा, सबका वही हाल है। सब कुछ है, हमारे पास बुद्धि है, शौर्य है, मेधा है, फिर भी हम भिखारी हैं, सिर्फ एक गलत सिस्टम के कारण। इसलिए इस गलत सिस्टम को चेंज करना होगा। किसके माध्यम से? नया सिस्टम लाके, नया सिंथेसिस लाके। और वो सिंथेसिस क्या है? प्रौथ है। अब प्रौथ एक ऐसा व्यवस्था है, इसका कभी एंटीथेसिस नहीं बनेगा, इसका विरोध कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमने बोला कि सर्वनिम्न प्रयोजन, सबसे न्यूनतम जो प्रयोजन है सबको दिया जाएगा। तो न्यूनतम प्रयोजन का कोई सीमा है क्या? सीमा है? नहीं। हर युग में समय के परिवर्तन के साथ साथ लोगों का जरूरतें भी बढ़ेंगी, और उस परिवर्तनशील समय के अनुसार उनके जरूरतों को पूरा करना होगा। जैसे आज सबके घर में कार है, सब घर में मोटरसाइकिल है, तो हमारे बाबा बोलते हैं देखो एक समय आएगा जिस समय सबके घर में रॉकेट होगा। यहां पर मायके है, अब चंद्रमा पे ससुराल होगा तुम्हारा, यहां से रॉकेट से वहां जाएगी। माने समय ऐसा आने वाला है, ये परिवर्तन ऐसा होने वाला है, और इस परिवर्तन के अग्रदूत कौन होगा? हम सब होंगे। लेकिन इससे पहले तैयार होना पड़ेगा, एक नया एंटीथेसिस क्रिएट करके समाज को परिवर्तन करना होगा। अब प्रौथ जो है एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यवस्था हजारों साल तक मानव जाति को सुख चैन से जीने देगा, मानव जाति के चरम उत्कर्ष और विकास और प्रगति का व्यवस्था प्रौथ करेगा। प्रौथ पर बहुत ज़्यादा गहन चर्चा आज हम नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं प्रौथ के बारे में। अब ज़रूरत है हमारे युवा वर्ग को आगे आने की। आप लोग प्रौथ को समझें, पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कीजिए, डिबेट कीजिए, तो देखेंगे जो वर्तमान जो व्यवस्थाएं हैं एक त्रुटिपूर्ण व्यवस्था है, और इस त्रुटि से मुक्त करने के लिए एक ही व्यवस्था है, वो प्रौथ, वो है आनंद मार्ग संस्था। इसको बढ़िया से जाने और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम समाज को परिवर्तन कर पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। परमपिता बाबा की, हमारे प्रिय बाबा की, महासंभूति बाबा की।